नमस्कार। भीष्म स्कूल ऑफ इंडिक स्टडीज की ओर से मैं स्वाति यादव आप सभी को प्रणाम करती हूँ। केड़कर सर, आपको भी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। जीवन का भारतीय प्रतिमान इस व्याख्यान माला का आज का 32वां सत्र है। आज 25 अगस्त गुरुवार। पिछले हफ्ते हमने माता प्रथमो गुरु ये विषय लिया था। आज हम पिता द्वितीयो गुरु ये विषय जानने वाले हैं। श्लोक से सत्र की शुरुआत करेंगे और फिर केड़कर सर हमें मार्गदर्शन करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। धन्यवाद। मैं केड़कर सर से विनती करती हूँ कि वो अपना सेशन शुरू करें। धन्यवाद स्वाति जी। जैसे अभी स्वाति जी ने बताया कि पिछले व्याख्यान में हमने श्रेष्ठ मानव निर्माण की प्रक्रिया में माता की गुरु के रूप में भूमिका जो सबसे महत्वपूर्ण है उसके बारे में कुछ जानने का प्रयास किया। वैसे तो बहुत गहन बड़ा विषय है, संक्षेप में हमने कुछ उसकी मोटी मोटी समझ प्राप्त की है। लेकिन श्रेष्ठ मानव निर्माण की प्रक्रिया में केवल माता से काम पूरा नहीं होता, उसमें पिता की भूमिका कुछ काल के लिए सहायक की होती है, लेकिन बहुत बड़े काल के लिए यह भूमिका प्राथमिक भी होती है, महत्वपूर्ण भी होती है। इस दृष्टि से आज हम पिता द्वितीय का विचार करने वाले हैं। पिता द्वितीय गुरु है। 3 प्रकार के गुरुओं का विवरण सामान्यतः सामने आता है। उसमें माता पहली गुरु है, पिता द्वितीय है, और जो प्रत्यक्ष विद्या केंद्र के जो गुरु हैं वह तो तीसरे क्रमांक पर आते हैं। जब किसी के बच्चे गुरुकुल में सीखते हों, शिशु अवस्था के बाद में तुरंत गुरुकुल में जाते हों, उनके लिए तो जो विद्या केंद्र का गुरु है वही उस पिता की भूमिका में होता है। और इसलिए ऐसे बालकों के पिता जो गुरुकुल में पढ़ रहे हैं, शिशु अवस्था के तुरंत बाद से वो अपने दायित्व से छूट जाते हैं। लेकिन जिनके पिता अपने बच्चों को गुरुकुल में शिशु अवस्था के तुरंत बाद प्रवेश नहीं कराते, ऐसे सब पिताओं की जिम्मेदारी यह पिता गुरु द्वितीय गुरु के रूप में समाप्त नहीं होती। उसका महत्व भी उतना ही अधिक है जितना माता का है, क्योंकि माता ने अपनी तरफ से कुछ नींव डाली, लेकिन उसके ऊपर इमारत बनाने के लिए कुछ जो ढांचा खड़ा करना होता है, वो ढांचा यदि खड़ा नहीं किया गया तो इमारत खड़ी नहीं हो पाती। और इसके लिए पिता की भूमिका को समझना आज तो मोटे तौर पर लगभग 100% पिता ऐसे ही हैं जिनके बच्चे गुरुकुलों में पढ़ने के लिए नहीं जा रहे हैं, नहीं गए हैं। ऐसे पिताओं के लिए पिता द्वितीय गुरु इस विषय को समझना
बहुत ही महत्वपूर्ण है समझना और उसे फिर व्यवहार में लाना, क्रियान्वयन करना। क्योंकि यह वह यदि नहीं करते तो जैसे इस व्याख्यान में की प्रस्तावना में लिखा है, उनके बच्चे यदि अपराध करते हैं तो ऐसे बच्चों के, अपराधी बच्चों के माता पिता दोनों उस अपराध में सहयोगी माने जाते हैं और इसके लिए उस बच्चे ने किए हुए अपराध के लिए दंड के पात्र होते हैं। प्रत्यक्ष में तो ऐसा कोई कानून हमारे यहाँ बना हुआ नहीं, लेकिन होना तो यही चाहिए। धर्म तो यही कहता है कि वह भी ऐसे दुष्ट बच्चे के, ऐसे अपराधी बच्चे के निर्माण में इनका भी योगदान रहा है, तो फल तो इनको मिलेगा ही, मिलना ही चाहिए। अब प्रत्यक्ष भौतिक दंड के रूप में यह उन्हें प्राप्त नहीं होता होगा फल, तो किसी अन्य तरीके से इसका फल तो उन्हें भोगना ही पड़ता है। इसे हमें समझना होगा और इसे ध्यान में रखकर अपने स्वार्थ के लिए भी अपना बच्चा श्रेष्ठ बने, इस प्रकार के प्रयास करना, प्रयत्न करना, यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसे सब पितृवर्ग ने समझ में लेना चाहिए, समझना चाहिए अच्छी तरह से। पिता की भूमिका कहाँ से शुरू होती है? वैसे देखा जाए तो पिता का विकास तो पिता के शिशु अवस्था से शुरू हो जाता है, जब गुड्डा गुड्डी के खेल चलते हैं। बाल्यावस्था में भी उनको पता होता है बच्चों को कि जो पुरुष बच्चे हैं वो तो आगे जाकर पिता बनने वाले हैं, और स्त्री बच्चियां हैं वो भी जानती हैं कि उन्हें माता बनना है आगे जाकर। क्योंकि पूरा उनका अनुभव, पूरे उनके परिचय के लोग इसी प्रकार से व्यवहार करते दिखाई देते हैं। वे तो वो बाल्यावस्था से समझते हैं, तो उसी काल से ही वास्तव में उसके पिता द्वितीयों का प्रशिक्षण का प्रारंभ हो जाना चाहिए। कुमारावस्था में, यौवनावस्था में यह जो प्रक्रिया है पिता बनने की, यह चलती रहनी चाहिए। उस आयु की अवस्था के अनुसार उस प्रकार के संकल्प, उस प्रकार का मन और बुद्धि को संस्कार, शिक्षण, प्रशिक्षण ये होता रहना चाहिए। तब जाकर विवाह के समय तक वह पुरुष एक अच्छा पिता बनने की भूमिका में आ जाता है, आ सकता है। अभी जो पिता बनने के इच्छुक हैं, ऐसे लोगों के लिए विशेष रूप में हम अब विचार करेंगे, क्योंकि उनकी शिशु अवस्था में, उनकी बाल्यावस्था में, कुमारावस्था में, यौवनावस्था में जो उनके माता पिता ने करना चाहिए वो किया नहीं किया, पता नहीं है। तो माता पिता को दोष न देते हुए आज ऐसे जो विवाह योग्य आयु के जो युवक हैं, युवतियां हैं, वो ये समझ लें कि हमने अच्छी माता और अच्छा पिता बनने के लिए क्या क्या करने की आवश्यकता होती है। जैसे पिछले व्याख्यान में भी बताया था कि श्रेष्ठ मानव निर्माण से श्रेष्ठ दुनिया में अन्य कोई काम नहीं। और घटिया, दुष्ट, उपभोगी, अत्याचारी ऐसा मानव निर्माण करना, यह भी उसी प्रकार से बहुत श्रेष्ठ ऐसा दुष्कर्म है, या ऐसा बहुत पतित ऐसा दुष्कर्म है। इसे हम समझें और इस दृष्टि से मेरा बच्चा यह श्रेष्ठ मानव ही बने,
इसकी ओर ध्यान देना, इसके संदर्भ में अपने दायित्व को समझना, उस दायित्व का निर्वहन करना, हर कीमत में उसका निर्वहन करना, यह आवश्यक हो जाता है। अभी विवाह के बाद में ही तो पिता बनता है। विवाह से पहले जो पिता बन जाता है वह तो अधर्मी है। ऐसे अधर्मियों की ओर हम ध्यान न दें। भारतीय समाज तो धर्म प्राण समाज रहा है, ये हमने जाना है। इस दृष्टि से धर्म का पालन करने वाले, यानी विवाह के उपरांत ही अपनी ही स्त्री से संतान को जन्म देने वाले ऐसे पिता की हम अब बात कर रहे हैं। तो पहली बात तो यह है कि अपनी पत्नी के साथ में श्रेष्ठ संतान को हमने जन्म देना है, इसके ऊपर विचार विनिमय करें। किस प्रकार का की श्रेष्ठ संतान हमें चाहिए? अब स्वामी विवेकानंद भी हो सकते हैं, तो राणा प्रताप शिवाजी भी हो सकते हैं। तो ऐसा कोई वैश्य श्रेष्ठी भी हो सकता है कि जो आदर्श हो हमारे लिए, जिसके जैसा बनना हमारे लिए सरल हो, हमारे स्वभाव, हमारी कौटुंबिक परंपरा के लिए अनुकूल हो। तो पत्नी के साथ में मिलकर सबसे पहले तो यह तय करना कि किन प्रकार के गुण लक्षणों से युक्त बालक को हमने जन्म देना है। अंग्रेजी में कहावत है, यू कांट चूज योर पेरेंट्स। आप अपने माता पिता का चयन नहीं कर सकते, लेकिन भारतीय चिंतन, भारतीय जीवन दर्शन तो ये कहता है कि हर जीवात्मा अपने माता पिता का चयन करता है, और जब तक ऐसे अनुरूप ऐसे माता पिता उसे दिखाई नहीं देते, तब तक वह ऐसी माता के गर्भ में प्रवेश नहीं करता, ढूंढता रहता है। तो जीवात्मा गर्भ में आता है तब गर्भधारणा हुई है ऐसा माना जाता है, या जीवात्मा के लिए कुछ गर्भ गर्भाशय में कुछ तैयारी शुरू हो जाती है रज वीर्य के संबंध से। उस क्षण से तो तब से उस गर्भ में जीव आ गया है ऐसा माना जाता है। ये जो कहा जाता है कि जीवात्मा के प्रवेश से पहले यदि गर्भपात कर दिया जाए तो कोई पाप नहीं लगता, यह गलत है। वो जो कुछ पहले रचना हो रही है यह उस जीवात्मा के लिए हो रही है। वो तो जन्म लेने से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है यदि आपका गर्भपात हो जाता है उससे पहले। तो इसलिए पाप तो लगेगा ही आपको यदि आपने जीवात्मा के गर्भ में आने से पहले, जब उसे गर्भ में आने के लिए जो उचित ऐसा भौतिक वातावरण निर्माण की प्रक्रिया चल रही है उस समय भी गर्भपात हो जाता है, तो वह भी भ्रूण हत्या का ही लक्षण है मानव हत्या का ही लक्षण है। इसे हमें समझना होगा। अब जीवात्मा गर्भ में आए, श्रेष्ठ जीवात्मा गर्भ में आए, इसके लिए एक तो हमने ये जाना कि पति पत्नी मिलकर विचार करें किस प्रकार के जीवात्मा के हमारे गर्भ में हमने स्थापना करनी है, उसके गुण लक्षण क्या होने चाहिए। यह तय होने के बाद में इस प्रकार का सतत चिंतन माता और पिता दोनों करते रहें। ऐसा सतत चिंतन, मनन
निधिध्यासन, ऐसा होने का लाभ ये होता है कि प्रत्यक्ष जीवात्मा के गर्भ में प्रवेश के समय पिता और माता, यानी संभाव्य माता और पिता, पति पत्नी के मन में जो विचार है, उस प्रकार का जीवात्मा वहां प्रवेश करता है। और उस क्षण सही गुण लक्षणों के युक्त ऐसा जीवात्मा, उसका विचार पति पत्नी दोनों के मन में रहने के लिए यह आवश्यक है कि चिंतन मनन निधिध्यासन ऐसे जीवात्मा का वह पति पत्नी निरंतर करते रहे। अब इसकी शुरुआत तो विवाह से के तुरंत बाद से ही हो जानी चाहिए। विवाह किस लिए है? यह संस्कार है, दोनों मिलकर एक बनने का संस्कार है। श्रेष्ठ संतान निर्माण करने के लिए विवाह यह एक समाज द्वारा मान्यता प्राप्त ऐसा संस्कार है। इसे जानकर श्रेष्ठ संतान निर्मिति का संकल्प और उसकी रूपरेखा तो विवाह के तुरंत बाद हमने कर लेनी चाहिए। प्रत्यक्ष गर्भधारणा जब करनी है, उससे कम से कम 3 महीने पहले हम अपने शरीर मन बुद्धि को शुद्ध स्वच्छ बनाने की दृष्टि से पति पत्नी दोनों ने तप करना होता है। मैं तप शब्द का जानबूझकर प्रयोग कर रहा हूं। यह बहुत परिश्रम पूर्वक, बहुत मन को मोड़कर, मन के ऊपर नियंत्रण कर, बुद्धि की अपनी जो तेजस्विता है उसको बढ़ाकर करने का विषय होता है। बहुत सरल नहीं होता है। कई प्रकार के अलग अलग विचार हमारे दिमाग में आते रहते हैं और दिमाग पर छाते रहते हैं। उनको दूर करना और उस जिस प्रकार का जीवात्मा हमारे गर्भ में प्रवेश ले, ऐसी हमारी इच्छा है, उसके ऊपर हमारा ध्यान केंद्रित करना होता है। यह एक तप जैसा ही प्रयास होता है। तो इस दृष्टि से कम से कम 3 महीने तो कठोर ब्रह्मचर्य का पालन, वैसे तो हमेशा ही ब्रह्मचर्य का पालन आजीवन यह महत्वपूर्ण होता है, लेकिन इस कालखंड में गर्भधारणा जब हमने विचार किया है, उससे कम से कम 3 महीने पहले, ये 3 महीने का कालखंड जो होता है यह रज और वीर्य के निर्माण का कालखंड होता है। अन्न ग्रहण से लेकर अन्न रस, रक्त, मेद, मांस, मज्जा, अस्थि और रजवीर्य, इन 6 प्रकार की प्रक्रियाओं में से अन्न रस आगे बढ़ता है, तब जाकर रजवीर्य बनता है। और इस दृष्टि से कम 3 महीने पहले से हम जब अपने आहार विहार की आदतें ठीक करते हैं, तो हमारा आहार ठीक हो जाता है। वह जिस प्रकार के गुण लक्षणों का जीवात्मा हम चाहते हैं अपने गर्भ में, उसके लिए अनुकूल ऐसा आहार वहां से शुरू हो जाता है। तो 3 महीने पहले से हमारी आहार विहार की आदतें, सबसे पहले आहार, अन्य आदतें भी, फिर वासना का चिंतन, काम क्रोध लोभ में लिप्त हो जाना, इत्यादि बातें जो है उनसे दूर हटने के लिए मैंने बताया ऐसा तब तो करना ही पड़ेगा। लेकिन आहार की तो 3 महीने पहले से शुरुआत हो ही जानी चाहिए। उसके साथ में अन्य आदतों को ठीक करना थोड़ा कठिन होता है लेकिन आहार को ठीक करना तुलना में बहुत कम कठिन होता है। वहां से शुरुआत कर देनी चाहिए। इस प्रकार से हमारी आदतों को ठीक करना, हमारे विचारों को ठीक करना, मन को ठीक करने की दृष्टि से भगवत गीता में बहुत अच्छा उपदेश दिया हुआ है। अर्जुन पूछते हैं भगवान से
चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथी बलवत दृढ़म। ये ऐसा प्रमाथी है और बलवान भी है और दृढ़ भी है, और यह नियंत्रण में नहीं आता, जैसे मुट्ठी में हवा को बांधने जैसा है, निकल जाता है। उसके ऊपर तुरंत भगवान ने उसका उत्तर दिया है कि वैराग्य और अभ्यास, ये दो बातें हैं जिनके कारण हम ऐसे विचारों के ऊपर विजय पा सकते हैं। उसी का प्रत्यक्ष प्रयोग करने का यह काल है कि हम वैराग्य और अभ्यास, ऐसे कुछ गलत विचार, गलत आदतें हमारी हों तो बुद्धियुक्त रूप से विवेक का उपयोग करते हुए आग्रह पूर्वक उनको दूर करना, अच्छी आदतों को ढालना, यह काम गर्भपूर्व की तैयारी की दृष्टि से होना बहुत महत्वपूर्ण है। गर्भपूर्व की तैयारी में और भी कुछ बातें महत्वपूर्ण होती हैं। आयुर्वेद में इसका मार्गदर्शन मिलता है कि किस दिन गर्भधारणा होने से किस प्रकार के बालक की प्राप्ति होती है। स्त्री बालक की प्राप्ति, पुरुष बालक की प्राप्ति भी, उसका भी मार्गदर्शन आयुर्वेद में है। वह आज का हमारा विषय नहीं है, इसके लिए केवल इतना बताकर मैं आगे बढ़ता हूँ। इस प्रकार का मार्गदर्शन हम आयुर्वेद से प्राप्त कर सकते हैं कि गर्भधारणा के लिए पति पत्नी ने प्रयास कब करने चाहिए, और उसे ध्यान में रख कर ही गर्भाधान संस्कार होना चाहिए। गर्भाधान संस्कार तो पति पत्नी को बाहरी जो भौतिक वातावरण है, उस वातावरण से अलिप्त बनाकर केवल गर्भ के बारे में, केवल श्रेष्ठ संतान को हमें जन्म देना है, इस प्रकार की उनकी मनोभूमिका बने, इसके लिए होता है यह संस्कार। तो यह संस्कार भी गर्भधारणा की पूर्व तैयारी है। और फिर जब प्रत्यक्ष गर्भधारणा होती है, रजवीर्य का संयोग होता है, उस समय भी पति पत्नी दोनों के मन में यह विचार रहे कि इस प्रकार के जीवात्मा को हम अपने गर्भ में स्वीकार कर रहे हैं। यह तो हुआ गर्भाधान के प्रत्यक्ष क्षण से पहले की पूर्व तैयारी का विचार। इसमें माता और पिता दोनों की भूमिका समान महत्व की होती है। दोनों समान रूप से जिम्मेदार होते हैं। पिता की जिम्मेदारी थोड़ी अधिक इसलिए होती है कि स्त्री तो प्रकृति का काम करती है, अष्टधा प्रकृति के जो घटक हैं वह तो स्त्री देती है, लेकिन जीवात्मा तो गर्भ में पिता के वीर्य से ही प्रवेश करता है। तो ऐसे श्रेष्ठ जीवात्मा को अपने वीर्य में ग्रहण कर सके, ऐसा ओजवान तेजवान वीर्य, यह तो पिता का ही दायित्व होता है, इसे समझना होगा। और इस दृष्टि से पिता की तपस्या यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। गर्भधारणा से लेकर बालक की आयु 5 वर्ष, बालक भी फिर स्त्री हो या पुरुष हो, बालक की आयु 5 वर्ष की होने तक, यानी लाले पंचवर्षाणी के काल तक माता प्रथम गुरु होती है। इस आयु में वह नींव डालती है। इसके बारे में हमने पिछले व्याख्यान में जाना है। अब हम इस 5 वर्ष की आयु के बाद जो पिता की प्रमुख भूमिका बन जाती है, माता उसमें सहायक बन जाती है, उस भूमिका का हम विचार करेंगे। मटका घड़ने का हमारे में से कुछ लोगों ने देखा होगा कि किस प्रकार से
मटका बनाया जाता है, किस प्रकार से मिट्टी सान कर उसे घूमते हुए चाक पर डाला जाता है और फिर उसको आकार दिया जाता है। फिर जो कुम्हार है वो उसको अंदर से हाथ लगाता है मटके के और बाहर से ठोक कर उसे ठोस बनाता है, मजबूत बनाता है। यही प्रक्रिया 5 वर्ष की आयु के आगे माता की भूमिका जो है वह है अंदर से हाथ लगाने की और पिता की भूमिका है बाहर से थपेड़े लगाने की, बाहर से ठोक पीट कर मटके को मजबूत बनाने की। माता यह भूमिका नहीं कर सकती, उसका मुख्य कारण यह होता है कि माता का स्वभाव जो होता है वो कोमल होता है और इसके लिए वह कठोर भूमिका ले नहीं पाती। और परमात्मा की यह विशेषता है कि वह उसने स्त्री और पुरुष को एक दूसरे के पूरक के रूप में बनाया। एक की जो कमी हो वह दूसरा उसका जो घटक है पति पत्नी में से वो उसे पूरा कर देता है। इसी प्रकार से जो बाहर से थपेड़े मारने की जो प्रक्रिया है उसे चलाने के लिए, क्योंकि सामान्यतः स्त्री कोमल भाव होने से, कोमल स्वभाव होने से पात्र नहीं होती, अधिकारी नहीं होती या सक्षम नहीं होती, उस काम को करना यह पुरुष की भूमिका होता है। अब इस भूमिका में क्या क्या करना पड़ता है इसका विचार हम थोड़ा सा आयु की अवस्था के अनुसार विस्तार से करेंगे। शिशु अवस्था संपन्न होने के बाद में बाल्यावस्था शुरू होती है। बाल्यावस्था में हमने जाना है पहले कि मन और बुद्धि का विकास होता है। ऐसे तो मन बुद्धि सक्रिय तो 5वें महीने में, गर्भ धारणा के 5वें महीने में ही मन सक्रिय हो जाता है और छठे मास में बुद्धि सक्रिय हो जाती है। तो सक्रियता तो उनमें रहती है, लेकिन सक्रियता का स्तर बहुत कम रहता है। ये जो बाल्यावस्था है, इस बाल्यावस्था में यह मन और बुद्धि ये दोनों बहुत सक्रिय हो जाते हैं और इन्हें बहुत सक्रिय बनाना यह पिता का काम है, ये पिता का दायित्व है। मन को सक्रिय करना, मन को संस्कारित करना, बुद्धि को सक्रिय करना, बुद्धि को पैनी बनाना, बुद्धि को विवेकशील बनाना, ये पिता का काम है। अब मन को ठीक करना है, मन को श्रेष्ठ बनाना है। क्यों बनाना है? तो हम सब जानते हैं कि किसी भी पदार्थ के निर्माण के लिए 3 बातें आवश्यक होती हैं। पहली बात तो ये होती है कि क्या बनाना है, किस लिए बनाना है, इसके बारे में हमारी कल्पनाएं स्पष्ट हो, यानी हमारा उद्देश्य स्पष्ट हो, क्या बनाना है। दूसरी बात होती है उसके लिए किस प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता है। कच्चा माल यदि ठीक नहीं है तो पदार्थ ठीक से नहीं बन सकता। जैसे लकड़ी की तलवार तो बन सकती है, अच्छी तरह से उसको रंग रोगन किया गया तो औलाद की तलवार की तरह दिख भी सकती है, लेकिन प्रत्यक्ष में तलवार जैसा काम नहीं कर सकती। इसके लिए कच्चे माल का भी महत्व उतना ही है जितना उद्देश्य का है और जितना कर्ता का है। कर्ता यदि नहीं है, और कर्ता का अर्थ है विभिन्न प्रकार की उचित ऐसी प्रक्रियाओं के माध्यम से, उनके उपयोग से वह कच्चे माल को इस प्रकार से आगे बढ़ाए, उनके अंदर प्रक्रियाएं चलाए कि जिससे जिस प्रकार के पदार्थ की अपेक्षा है, उद्देश्य है, उस प्रकार का पदार्थ निर्माण हो सके। तो श्रेष्ठ जीवात्मा के लिए तो हमने प्रयास कर लिया, लेकिन केवल श्रेष्ठ जीवात्मा से तो काम चलता नहीं है।
उसके साथ में श्रेष्ठ शरीर भी होना चाहिए। तो श्रेष्ठ शरीर की नींव भी तो गर्भावस्था में, शिशु अवस्था में पड़ जाती है। इंद्रियों का विकास, यह भी शैशव अवस्था का महत्वपूर्ण पहलू होता है। इंद्रियों का विकास हो गया है, बलवान शरीर की नींव पड़ गई है, लेकिन केवल नींव से तो काम चलता नहीं है। इसके आगे धर्म का पालन हो सके, इसके लिए हमारे यहाँ कहा गया है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। श्रेष्ठ शरीर नहीं है तो धर्म का पालन असंभव है। तो इस प्रकार से श्रेष्ठ शरीर भी विकसित करना है, तो इसकी मानसिक और बौद्धिक तैयारी तो बाल्यावस्था में होनी है। प्रत्यक्ष शारीरिक दृष्टि से भी कुछ व्यायाम, कुछ खेलना, कुछ दौड़ना, भागना, सक्रिय रहना, आवश्यक उतनी ही नींद लेना, अपनी आदतें ठीक करना, यह सब इस बाल्यावस्था में करने की बातें होती हैं, और यह सब पिता के दायित्व में आती है। उस बच्चे का मन ठीक से विकसित हो रहा है या नहीं, तो मन के विकास के पहलू क्या होते हैं, पिता को पता होनी चाहिए, और उस एक एक पहलू को ठीक से तराशा जा रहा है या नहीं, उसका विकास ठीक से हो रहा है या नहीं, ये देखना पिता का काम होता है। तो मन के विकास की दृष्टि से जो पहलू है, उन्हें पहला पहलू तो यह है, वह विकार मुक्त हो। षड विकार हम सब जानते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। इनसे अलिप्त रहना, इनसे दूर रहना। बहुत सरल सरल बात नहीं होती है। पिता को भी अपने व्यवहार से ऐसे संस्कार बच्चों पर करने होते हैं। तो पिता ने भी अपने स्वभाव में, अपने मन में इस प्रकार का जो मन के रोग हैं, उनसे मुक्ति का प्रत्यक्ष करना होता है। प्रत्यक्ष अपने मन को उस दृष्टि से विकार मुक्त करना होता है, उसका संस्कार, और फिर अपने आचरण के माध्यम से भी और अपने उपदेश के माध्यम से भी उसने इसे बालक पर करना होता है। तो पहला तो है विकारों से मुक्ति। दूसरा है, मन बहुत चंचल होता है, अनेकाग्र होता है, इसकी चंचलता को दूर करना। मन जब तक स्थिर नहीं होता, बुद्धि काम नहीं करती। मन जब स्थिर होगा, एकाग्र होगा, तब बुद्धि काम करती है, और बुद्धि फलदायी होती है। अन्यथा बुद्धि तो कुछ भी उठपटांग किसी भी दिशा में काम करेगी, यदि मन स्थिर नहीं है तो इस दृष्टि से मन को स्थिर करना, मन को एकाग्र बनाना, यह मन के विकास का दूसरा लक्षण है। मन के विकास का तीसरा लक्षण है, मन यह आलम्बन से जुड़ जाता है, यानी किसी अपनी रुचि के ऐसे विषय से जुड़ जाता है और छोड़ता नहीं उसको। जैसे बच्चे हम देखते हैं, मोबाइल का आलम्बन वो प्राप्त कर लेते हैं, मन उनका जुड़ जाता है मोबाइल के साथ में, तो फिर बड़ी मुश्किल से उनके हाथ से मोबाइल आप निकाल सकते हैं। तो ये जो आलम्बन है मन का, यह रुचि के विषय से हटाकर महत्व के विषय के साथ में आलम्बन को जोड़ना, यह मन के विकास का बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। इसमें जो योग्य है, जो अच्छा है,
इसको तय करने का काम बुद्धि करती है। और सामान्यतः जो बुद्धि मन के विकारों से मुक्त, मन से अप्रभावित रहती है, वह जानती है कि सही क्या है, अच्छा क्या है, श्रेष्ठ क्या है। तो इसके लिए चौथा जो पहलू होता है, ऐसे तो और भी 2-3 पहलू है, लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण दृष्टि से हम देखें तो जो बुद्धि के नियंत्रण में मन को रखना, यह बहुत महत्वपूर्ण होता है। बुद्धि के नियंत्रण में मन जब रहता है तो सब ठीक चलता है, अच्छा चलता है, मानव सुख प्राप्त करता है। लेकिन जब मन बुद्धि पर नियंत्रण करने लग जाता है और मन पर इंद्रिय नियंत्रण करने लग जाते हैं, तो मनुष्य वासना युक्त हो जाता है और समस्याओं को निमंत्रित करता है, चोरी करने लग जाता है, फिर छेड़खानी करने लग जाता है स्त्रियों के साथ में, स्त्री वर्ग के साथ में। तो इस प्रकार से इससे बचने के लिए बालक को संस्कार और शिक्षा देना अपने व्यवहार से और अपने उपदेश से, दूसरों के उदाहरणों से, कथाओं से, पिता का काम है। आगे बुद्धि के नियंत्रण का विषय हम करेंगे, बुद्धि के विकास का विषय करेंगे। उससे पहले मैं स्वाति जी से निवेदन करूंगा कि वह भीष्म इंडिक के अपने पुस्तकों के बारे में सबको जानकारी दे। जी स्वाति सर, जी। धन्यवाद सर। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं जीवन का भारतीय प्रतिमान। ये व्याख्यानमाला जिस ग्रंथ पर आधारित है वो 2 खंडों में हमने प्रकाशित किया है। भीष्म प्रकाशन का ये बहुत अच्छा प्रस्तुति है। कुल पृष्ठ उसके 728 है। 2 खंडों का एकत्रित मूल्य छूट में 799 रुपए में हमने उपलब्ध किया है। कृपया 9503864401 ये गूगल पे क्रमांक नोट कर लीजिएगा। इस पर ये आधार आप पेमेंट करके अपनी प्रत घर पर मंगवा सकते हैं। भारतीय जीवन की श्रेष्ठता का परिचय कराने वाला श्रेष्ठ भारतीय तत्वज्ञान के अनुसार जीवन कैसे जी सकते हैं यह बताने वाला, प्रत्यक्ष व्यवहार से सर्वे भवन्तु सुखिनः को पोषित कराने वाला और वर्तमान अभारतीय जीवन से मुक्त कर फिर से भारतीय जीवन की ओर बढ़ाने के लिए कृति प्रवण कराने वाला ये अत्यंत विचार प्रवर्तक ग्रंथ हमारे घर में होना ही चाहिए। व्याख्यानमाला तो हम सुनते हैं, लेकिन फिर हमें सभी महत्वपूर्ण बातें याद नहीं रहती। इसके लिए मैं आपसे आह्वान करती हूँ कि ये ग्रंथ आप अपने घर में जरूर लीजिएगा। हमारी अगली प्रस्तुति है दिलीप केळकर सर द्वारा लिखित बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। आज की समस्याओं को हम इससे निपटा सकते हैं। कुटुंब सुदृढ़ीकरण, ये मात्र 250 रुपए में हमने छूट में उपलब्ध किया है। कुल पृष्ठ उसके 200 है। 31 अगस्त तक ये हम छूट रख रहे हैं। इसका भी गूगल पे क्रमांक 9503864401 है। तो किसी को उपहार में देने के लिए भी ये बहुत अच्छी गिफ्ट हो सकती है। कृपया आप ये ग्रंथ भी अपने घर में रखिएगा। अपनी अगली धरोहर के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपसे आह्वान करती हूँ, आप हमें संपर्क कीजिए और ये किताबें अपने घर पर मंगवा लीजिए। धन्यवाद। सर अनम्यूट करके आप बात करिए। स्वाति जी धन्यवाद। आगे चलते हैं। अब बुद्धि के विकास की शिक्षा कैसे देना, इसके बारे में थोड़ा विचार करेंगे। बुद्धि के मुख्यतः 10 पहलू होते हैं। निरीक्षण, परीक्षण, विश्लेषण, संश्लेषण, तर्क, अनुमान, आकलन, आकलन या ग्रहण, स्मृति, जब आवश्यकता हो तब स्मरण में भी आना चाहिए, याद आना चाहिए कि क्या अध्ययन किया है, क्या देखा है, क्या परीक्षण किया है।
किस प्रकार से तर्कयुक्त विचार करके हमने जानने का प्रयास किया था। तो स्मरण भी इसमें महत्वपूर्ण बात होती है। जब आवश्यक है तब स्मरण होना। उसके आगे विवेक और सबसे अंतिम है अभिव्यक्ति। यह बुद्धि के 10 पहलू हैं। इसमें विवेक एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। बाकी जो 9 पहलू हैं, उन पहलुओं के बारे में पहले पिता ठीक से जाने कि निरीक्षण परीक्षण कैसे करवाना। तो वैसे तो यह केवल बुद्धि के विकास का ही एक बहुत बड़ा विषय बन सकता है। या तो हम केवल इतना ही जान ले कि निरीक्षण के लिए अलग प्रकार का अभ्यास करना होता है, परीक्षण के लिए अलग प्रकार का अभ्यास करना होता है। दो अलग बातें होती है। तर्क और अनुमान अलग अलग होते हैं। तो इनका बार बार अभ्यास करने से ही इनका पैनापन बढ़ता है, इनकी तीव्रता बढ़ती है, बुद्धि अधिक तेज बनती है बार बार करने से। और इस दृष्टि से बालक को आदत डालना, कोई अच्छी बात उसके ध्यान में आ गई तो बार बार करके उसे आदत बना ले, यह बुद्धि का कारण काम है। इसी प्रकार से हम देखते हैं, गणित भी हम सीखते हैं तो एक ही प्रकार के कई गणित हम सुलझाते हैं, तब हमारे मन में विश्वास हो जाता है पक्का कि हाँ, अब तो आने दो, किसी भी प्रकार का इस प्रकार का गणित होगा तो कोई समस्या नहीं, सुलझा देंगे। तो इस प्रकार से बार बार करने से यह बुद्धि तेज होती है, पैनी होती है, कुशाग्र होती है। इसे समझकर इस प्रकार से अपने बालक को अभ्यास करवाना, यह पिता का काम होता है। इसके लिए बहुत समय देना होता है। वो यदि पिता नहीं देता है तो अपनी भूमिका से द्रोह करता है, और केवल अपनी भूमिका से ही नहीं तो समाज से और अपने पितरों से भी द्रोह करता है। इसे ध्यान में रखकर हर पिता अपने बालक के विकास की दृष्टि से ठीक से प्रयास करे। बुद्धि के विकास की दृष्टि से, मन के विकास की दृष्टि से एक और बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात होती है जिसका आग्रह पिता का होना चाहिए, वह है अन्न का। अन्न का जो स्थूल अंश है, इससे तो ये जो सप्त धातु है वो बनते हैं, अन्न रस से लेकर रज वीर्य तक। लेकिन अन्न का जो सूक्ष्म ऐसा हिस्सा है, उससे मन बुद्धि पोषित होते हैं। इसे ध्यान में रखकर अन्न में ऐसे सूक्ष्म शक्ति रखने वाले घी है, तेल है, इस प्रकार के पदार्थ पर्याप्त मात्रा में बालक को आहार के साथ मिले, ये देखना होता है। मन और बुद्धि के विकास की दृष्टि से अन्न बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू होता है। और इस दृष्टि से घर में किस प्रकार का आहार बालक को मिले, इसका नियमन पिता अपनी पत्नी के साथ में यानी माता के साथ में मिलकर तय करे और उस प्रकार का आहार बच्चे को मिले। बच्चे के मन में अहंकार निर्माण न हो, इसके लिए बच्चे को सेवा की आदत डालनी होती है। यह आयु है जिस समय बच्चे विद्यालय में जाने लगते हैं हमारे, और फिर वहां अलग अलग प्रकार के स्वभावों के बच्चों के साथ रहने लगते हैं।
4-4, 5-5, 6-6 घंटे जब साथ में रहेंगे तो एक दूसरे को प्रभावित तो करेंगे ही, करते ही हैं। तो जो संगत वो प्राप्त करते हैं उस संगत की ओर ध्यान देना, ये भी पिता का ही काम है। कठोर भूमिका लेना, बालक को मारना पीटना, यही कोई ताड़न नहीं होता है। क्योंकि श्लोक में तो कहा है, लालयत पंचवर्षाणि दश वर्षाणि ताड़यत, यानी 5 वर्ष से आगे 10 वर्ष तक, 15 वर्ष की आयु तक ताड़न का उपयोग होना चाहिए। लेकिन ताड़न का अर्थ है कठोर व्यवहार। बच्चे को उसकी आदतों को ठीक करने की दृष्टि से अब कुछ कठोर होने की आवश्यकता होती है। उसे मनमानी करने देने का तो समय बीत गया। शिशु अवस्था में यह होता था, जैसा मनमानी करे बस उसको हानि न पहुंचे इतना ही देखना होता है। उसमें माता की सहायता पिता को करनी है। लेकिन अब तो मुख्य रूप से पिता को देखना होता है। इस प्रकार से वह कठिन कार्य करे, ऐसे परिश्रम युक्त कार्य करे, इंद्रियों के ऊपर संयम का निर्माण, जो मैंने बताया षड विकारों से मुक्ति तो संयम से प्राप्त होती है, वैराग्य और अभ्यास से प्राप्त होती है। तो संयम की शिक्षा देना, वाणी संयम, दृक् संयम, यानी देखता क्या है, कितना देखता है, कितनी देर तक देखता है, उसकी आंखें खराब तो नहीं हो जाती। श्रवण संयम, क्या सुनता है, घर में उसे जो शब्द सुनाई देते हैं वह ग्रहण करता है बहुत सरलता से, सहजता से, और पक्के उसके दिमाग में बैठ जाते हैं वो शब्द। इसके लिए घर में जो संवाद है वो अच्छे रहे, बच्चे को संस्कार मिले, इस प्रकार के रहे, मधुर रहे, ये सब देखना होता है। ये पिता का दायित्व होता है, क्योंकि उसका परिणाम बच्चे के ऊपर होता ही है। जिस घर में बड़े लोग गाली गलौज करते रहते हैं, उन घरों के बच्चों को सिखानी नहीं होती है गालियां, वो तो से अपने आप सीख जाते हैं। यह गालियां तो वह विद्यालय में जाने के बाद में भी सीखने लग जाते हैं। ये पिता का काम है, ये ऐसी कुछ गलत बातें वह विद्यालय से ला रहा है तो उन गलत बातों से उसे मुक्त करना, उसकी रक्षा करना, ये पिता का काम होता है। जो कुछ गलत बातें विद्यालय से सीख के आया है, अब जैसे विद्यालय से सीख कर आता है स्वार्थ भावना, मैं अपना देखूं, मुझे क्या मिलेगा, विद्यालय से सहजता से सीख के आता है। शिक्षक भी सिखाते हैं कि तुम अपना देखो ना, क्यों चिंता कर रहे हो उसकी, तुमको क्या पड़ी है। सहजता से ऐसे संवाद शिक्षकों के मुंह में पाए जाते हैं तो ऐसा कुछ भी विद्यालय में भी ये पढ़ाया जाता है। फिर छोटा परिवार सुखी परिवार, गलत बात है। लेकिन इससे अपने बच्चे को प्रभाव मुक्त यदि रखना है तो पिता को समय तो देना होगा, उसे बताना होगा कि बेटा ये जो विद्यालय में पढ़ाया जा रहा है ठीक नहीं है। वास्तविकता तो यह है कि संयुक्त परिवार, संयुक्त कुटुंब, बड़ा कुटुंब, यही समूचे समाज जीवन के सुख की आश्वस्ति है। उसको समझाना, यदि उसे समय पर हमने नहीं समझाया तो आगे कुमारावस्था में जिस प्रकार के संकल्प उसने करने अभिप्रेत हैं, अपेक्षित है, वो नहीं करेगा। तो इस दृष्टि से बालक के विकास के मन और बुद्धि के हर पहलू को ध्यान में रखकर सदैव चौकन्ने रहना, अलर्ट, एकदम सतर्क रहना, यह पिता का दायित्व होता है।
इससे आगे हम कुमारावस्था में आते हैं। कुमारावस्था में जो बाल्यावस्था में जो मन और बुद्धि का विकास किया है, ये जो उसके पहलू हैं, वो अब ठोस बनने का यह काल है। उस समय जो संस्कार प्राप्त किए हैं, उस समय जो सीखा है, बुद्धि के अनुसार योग्य क्या है अयोग्य क्या है जाना है, उसके आधार पर अब शरीर को आकार देना, मन को तप करवाने के लिए तैयार करना, बुद्धि को पैनी बनाना, कुशाग्र बनाना, यह काम अब कुमारावस्था में तेजी से चलता है। यह कालखंड ऐसा होता है कि जिसमें बालक की जो सभी पहलू हैं, इंद्रियों के पहलू होंगे, मन बुद्धि चित्त है, इनके पहलू, ये सब बहुत ही सक्रिय होते हैं, बहुत ही मोड़ने योग्य होते हैं। यह अंतिम चरण होता है जिसमें मोड़ने की संभावनाएं होती हैं। इसमें यदि बालक को अंतः प्रेरणा मिल जाए, उसे अंदर से लगे मैंने ये ऐसा होना चाहिए, मैंने अपने मन के विकारों से अलिप्त होना चाहिए, उसके ऊपर मैंने विजय प्राप्त करनी चाहिए, मैंने अपने मन को एकाग्र करने की अपनी क्षमता को बढ़ाना चाहिए, मैंने अपनी बुद्धि को पैनी बनाने के लिए अभ्यास की आवश्यकता है, बार बार करने की आवश्यकता है, मैं करूंगा, अच्छे काम है, मैं संकल्प करूंगा। तो इसकी आयु यह कुमारावस्था होती है। इसमें भी सेवा का महत्व होता है, क्योंकि सेवा से, बड़ों की सेवा करने से, दुर्बलों की सेवा करने से, असहाय जो है उनकी सेवा करने से, सहायता करने से अपना अहंकार दूर होता है। कुमार अवस्था में अहंकार को मोड़ने का काल होता है। तो इस दृष्टि से सेवा करना, यह भी इस आयु की के बच्चों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण पहलू होता है। आहार की दृष्टि से तो पहले ही बताया कि मन बुद्धि का भी अच्छी तरह से पोषण हो, इस प्रकार का संतुलित आहार बच्चों को मिलना चाहिए। अब कुमारावस्था यह ऐसी अवस्था है जिसमें उस बालक की संगत का बहुत महत्व होता है। इस आयु में यदि उसकी संगत को ठीक से परखा नहीं गया, श्रेष्ठ संगत का नियोजन नहीं किया गया, बुरी संगत से उसे दूर नहीं किया गया, तो उसकी पूरी आयु को खराब करने का जिम्मा यह पिता का होगा। इसे समझना होगा। और इस दृष्टि से इस कुमारावस्था के बालक की संगत अच्छी रहे, यह देखना भी एक बहुत महत्वपूर्ण होता है, पहलू होता है। क्योंकि इस आयु में बच्चे विद्यालय से निकलकर जूनियर कॉलेज में जाने लग जाते हैं, उस आयु में पहुंच जाते हैं, और अब उनकी जो मन और बुद्धि है, यह इनके लिए एक बहुत बड़ा क्षेत्र समाज जीवन का, मुक्त जीवन का, यह सामने प्रस्तुत हो जाता है। और इसके लिए यह कहा गया है, लालेर पंचवर्षाणि दशवर्षाणि ताड़येत्, प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्रम मित्र वदाचरेत्। यानी लालच पंचवर्षाणी यदि ठीक हुआ है, 10 वर्षाणी भी ठीक हुआ है, उसके विवेक को जागृत किया गया है, विवेक के अनुसार नाप तोलकर जो अच्छा काम है वही वह करता है, ऐसा जब प्रगल्भ बन जाता है बच्चा, तब वह पिता के लिए मित्रवत बन जाता है, सलाह के योग्य बन जाता है। कोई भी समस्या पिता के सामने आती है तो ऐसे पुत्र के साथ में पिता सलाह कर सके, इतना प्रगल्भ वह बन जाता है।
ऐसा प्रगल्भ उसे बनाना यह पिता का दायित्व है, इसे समझना होगा। और इस दृष्टि से कुमारावस्था में वासना संयम, ब्रह्मचर्य का कठोरता से पालन, यह कुमारावस्था का ही महत्वपूर्ण पहलू होता है। इससे पहले तो वीर्य निर्माण हुआ ही नहीं है बालक में, या हुआ है तो बहुत क्षीण अवस्था में है। अब कुमार अवस्था में तो वीर्य बनने लग गया है, तो यह वीर्य श्रेष्ठ बने, ओजवान तेजवान बने, इस दृष्टि से ब्रह्मचर्य का पालन यह इस काल में महत्वपूर्ण होता है। इस आयु में, बाल्यावस्था में हमने जो वर्ण के अनुसार अनुकूल ऐसे जो संस्कार और शिक्षण प्रशिक्षण उसे दिया है, इसे स्थिरता देने के लिए, इसके लिए मजबूती देने के लिए, इसके लिए शक्ति प्रदान करने की दृष्टि से कुमार अवस्था यह बहुत महत्वपूर्ण पहलू होता है। यह वर्ण का बोध उसका यदि ठीक हो जाता है, तो फिर वह ऐसा संकल्प कर सकता है कि मेरे पूरे जीवन में मेरा यह जो स्वभाव है, मेरा जो वर्ण है, उसके गुण लक्षणों के अनुरूप अनुकूल ऐसा ही मैं काम हमेशा करूंगा, ऐसा संकल्प वो कर सकता है। वो जब यह जान जाता है, तो बाल्यावस्था में उसने सीखा है कुटुंब के बारे में, समाज जीवन के बारे में, सृष्टि के बारे में, परमात्मा के बारे में, उसके बारे में जब उसकी सही समझ निर्माण करने के प्रयास हुए हैं, तो कुमार अवस्था में उन विभिन्न प्रकार की जो उसकी भावनाएं हैं, उनको पक्का करने का काम कुमारावस्था में होता है। और फिर ऐसी मजबूत नींव पर खड़ी हुई ऐसी जो भावनाएं हैं, उनको लेकर फिर संकल्प होते हैं, तो संकल्प शक्ति के साथ में पूर्ण करने का सामर्थ्य भी कुमारावस्था में निर्माण होने लग जाता है। यह संकल्प का काल है, श्रेष्ठ ऐसे संकल्प करे, प्राणिक आवेगों को भी संयम में रखना। ब्रह्मचर्य का तो मैंने बता दिया, लेकिन बाकी जो है आहार, निद्रा, भय, इनके बारे में भी संकल्प करे। क्षत्रिय वर्ण का है तो अन्याय के विरोध में मृत्यु भी हो जाए, पीछे नहीं हटूंगा, युद्ध से परामुख नहीं होऊंगा, इस प्रकार का संकल्प। ब्राह्मण है तो ज्ञान अर्जन और ज्ञान दान, इसका संकल्प। वैश्य है तो पूरे समाज जीवन के पोषण का दायित्व मेरा है, और वो मैं हर संभव प्रयास करके पूरा करूंगा, इस प्रकार का संकल्प। अपने कौटुंबिक उद्योग को यदि है तो उसे आगे बढ़ाने का, और यदि नहीं है तो मैं अपने पुरखों का किस प्रकार का उद्योग हुआ करता था उसकी जानकारी प्राप्त करूंगा, और उस प्रकार के उससे सुसंगत मेरा यदि स्वभाव है तो उसके अनुकूल ऐसा कौटुंबिक उद्योग में प्रारंभ करूंगा। हर पराई स्त्री मेरे लिए माता के समान है, ऐसा व्यवहार में आजीवन करूंगा, इस प्रकार का संकल्प करने का यह काल है। स्वावलंबन और परस्परावलंबन, इससे जीवन अच्छा चलता है। सामान्यतः स्वावलंबन, और जहां स्वावलंबन की सीमा आ जाती है वहां परस्परावलंबन, इससे फिर स्वतंत्रता प्राप्त होती है। और स्वतंत्र जब मनुष्य होता है तो उसकी मन बुद्धि बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं। परतंत्र होता है तो बंधन में रहते हैं मन और बुद्धि और शरीर भी। इस दृष्टि से स्वावलंबन और परस्परावलंबन, इसके संकल्प करना, इसकी यह आयु है।
दायित्व बोध, यह भी कुमारावस्था का बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। किसी काम की जिम्मेदारी लेना, दायित्व लेना और उसे संपन्न होने तक परिश्रम करते रहना, पीछा न छोड़ना, इस प्रकार के संकल्प करना और उन्हें पूर्ण करना, दायित्व लेना और दायित्व को निभाना, इसकी यह कुमारावस्था की आयु है। युवावस्था के बारे में भी संक्षेप में थोड़ा जानेंगे। युवावस्था यह तपने का कालावधि है, काल है। संकल्प तो कर लिया, लेकिन क्या मुझमें उतना सामर्थ्य है? सामर्थ्य निर्माण का काम युवावस्था का है। और युवावस्था के कुमारावस्था से आगे की जो आयु होती है, इस आयु में मुख्य रूप से शारीरिक सामर्थ्य के विकास की दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण कालखंड होता है। और हम देखते हैं कि जो बच्चे व्यायाम में रुचि रखते हैं, उनके शरीर किस प्रकार से सुडौल बन जाते हैं। ऐसा यदि युवावस्था में नहीं हुआ तो आगे नहीं होगा। आगे इसके लिए बहुत परिश्रम के बाद थोड़े परिणाम मिलेंगे, लेकिन युवावस्था के प्रारंभ से ही यह प्रयास होते हैं तो बहुत सुडौल शरीर बनेगा, बहुत निर्मल ऐसा मन बनेगा, बहुत कुशाग्र पैनी और मन पर नियंत्रण करने वाली ऐसी बुद्धि बनेगी। इस दृष्टि से युवावस्था में पिता की भूमिका जो है, यह उस युवक को अच्छा पिता बनने की दृष्टि से आगे ले जाने की होगी कि अब पिता क्या होता है, इसकी समझ उसमें निर्माण की जा सकती है। मैं अब पिता बनने की क्षमता रखता हूं और इसलिए पिता बनने से किन दायित्वों को मैं आमंत्रित करता हूं, इसकी समझ उस युवक में निर्माण करना यह पिता का काम होता है। माता की भूमिका इस पूरे कालखंड में, बाल्यावस्था से विवाह तक की अवस्था तक, यह जो युवावस्था है, इस आयु में उसे एक श्रेष्ठ पिता बनने की दृष्टि से तैयार करना, मार्गदर्शन करना, उस प्रकार की अंतःप्रेरणा उसके मन में जगाना। सर आप दिखाई नहीं दे रहे हैं। सुनाई दे रहा है ना सबको? सुनाई दे रहा है। हाँ, तो यह युवावस्था के काल में पिता की भूमिका होती है। विवाह के बाद तो अब वह बालक खुद पिता बनने वाला है, लेकिन इस अवस्था में भी अधिचरण शास्त्र का जो ज्ञान अपने पुरखों से या विभिन्न प्रकार का साहित्य पढ़कर पिता ने प्राप्त किया है, वह उस नए माता पिता बनने की इच्छा रखने वाले दंपति तक पहुंचाना, यह भी माता और पिता का दायित्व होता है। श्रेष्ठ मानव निर्माण तो तभी होगा, और इस दृष्टि से पिता का दायित्व जो है, यह विवाह के उपरांत भी चलता रहता है। आयु के अंतिम क्षण तक पिता तो पिता ही रहेगा, माता तो माता ही रहेगी, और इसके लिए वह अपने दायित्व से छूट नहीं सकते। किसी कारणवश युवावस्था में या गृहस्थावस्था में यदि बेटा बिगड़ने लग जाए तो उसे ठीक करने का दायित्व तो पिता का ही होगा, अन्यथा वह
फल भोगेगा, पिता भी फल भोगेगा। अपने बच्चे ने, अपने बेटे ने किए हुए जो अधर्मयुक्त काम है, उनके फल तो पिता भी भोगेगा। और इस दृष्टि से ये दायित्व तो मरते दम तक रहता ही है। और एक सबसे श्रेष्ठ जो दायित्व है, उसका उल्लेख करके मैं आज के इस विषय को समाप्त करूंगा। वह दायित्व है अपने से श्रेष्ठ उत्तराधिकारी निर्माण करना। यह हर पिता का दायित्व है, हर मानव का दायित्व है। समाज जीवन में, सामाजिक दृष्टिकोण से और कौटुंबिक जीवन में पिता की दृष्टि से मैं एक श्रेष्ठ पिता को जन्म दूंगा, एक श्रेष्ठ पिता का निर्माण करूंगा, एक श्रेष्ठ उत्तराधिकारी निर्माण करूंगा। यह दायित्व है मेरा। इसे ध्यान में रखकर आजीवन उस दृष्टि से श्रम करना, परिश्रम करना, यह पिता का दायित्व होता है। ऐसा जब हर कुटुंब में हर पिता अपने दायित्वों का पालन करता है, निर्वहन करता है, तो स्वाभाविक रूप से समाज जीवन में भी इस प्रकार के जो दायित्व हैं, उन्हें निभाने की सामर्थ्य वह अपने आप में निर्माण करता है और पूरा समाज सुखमय बन जाता है, शांतिमय बन जाता है। आज इस विषय को यही विराम देता हूं। अगला विषय जो हमारा होगा, इसके विषय में थोड़ा जानना, थोड़ी प्रस्तावना देना मैं यह उचित समझता हूं। आगे का हमारा जो विषय होने वाले हैं, इनमें अभी तक हमने समाज जीवन में, मनुष्य के जीवन में जो मानव से जुड़े हुए पहलू हैं, उनके बारे में विचार किया है। अब हम आगे व्यवस्थाओं के बारे में विचार करने वाले हैं, समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में विचार करने वाले हैं। क्योंकि यह समझ भी एक सामान्य समझ हर मनुष्य के लिए आवश्यक ही होती है। वास्तव में शिक्षा का वह अनिवार्य हिस्सा होती है। और इस दृष्टि से हम आगे के अध्यायों में समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के संदर्भ में भारतीय दृष्टि क्या है, इसका विचार करने वाले हैं। अगले हमारे व्याख्यान का विषय होगा अंगांगी संबंध। धन्यवाद। स्वाति जी, आप माइक अपने हाथ में ले लीजिए। जी सर। सर, चित्तरंजन पटेल सवाल पूछना चाहते हैं। हाँ, पूछिए। चित्तरंजन जी, अनम्यूट करके पूछिए। खास तो प्रश्न खास नहीं है। मेरी विनती है स्वाति जी से जी कि कई बार दर्शक लोग प्रश्न अदर देन हिंदी में पूछते हैं, तो प्रश्न का भाषांतर आप करके हमको सुनाए तो प्रश्नों का उत्तर जो है उसका महत्व ज्यादा बढ़ जाता है हमारे लिए, क्योंकि हम प्रश्न भी समझते हैं और फिर उत्तर सुनते हैं। तो ये मेरा विनती है आपको, प्रश्न का हिंदी में भाषण करें। और दूसरा आपको स्वाति जी को विनती है कि व्याख्यान 30 और व्याख्यान 31 में पूरा नहीं सुन पाया था, तो आप कब अपलोड करेंगे उसके लिए विनती करता हूँ बस। जी जी, मैं ऑफिस में जाकर टेक्निकल टीम से बोलती हूँ। हाँ हाँ, आई नो आपको तकलीफ होगी, लेकिन मेरी विनती है। कोई बात नहीं। तकलीफ आभार। कोई बात नहीं। आभार। वर्चस जी, आप पूछिएगा। हाँ, एक्चुअली मैं वर्चस की मम्मी हूँ। अच्छा, ऑनलाइन हुई इसकी वजह से। नमस्ते। नमस्ते सर, आपका बहुत सही में इतना अच्छा रहता है ना, और
अभी क्या पेरेंटिंग के तो बहुत मतलब सेशंस लोग अटेंड करते हैं, लेकिन ये अपने शास्त्र वाले जो है, सही में उसमें से इतना कुछ मिलता है ना हमें, लेकिन उधर कोई नहीं जाता है। वो सही में बहुत फिर बुरा लगता है, ऐसा होता है। और उनका जो पेरेंटिंग का सबका रहता है ना, वो भी इसी में से मिलता है, इसी में से उन्होंने लिया होता है सब पॉइंट्स और जो होते हैं वो। तो सर अपने जो ये है मतलब ये कैसे पेरेंटिंग का है या कुछ, वो अपने शास्त्र में कौन का पाठ है या उपनिषद का है, तो वो किस में आता है? कैसा है, यह सब जो विषय है ना, यह भारत में कुटुंब जीवन में इतने ओतप्रोत हुआ करते थे कि इसके लिए अलग से ऐसा संकलित साहित्य दुर्भाग्य से उपलब्ध नहीं है। अब कुछ प्रयास चल रहे हैं कि इस प्रकार का साहित्य निर्माण हो। जैसे ये 2 खंड बनाए हैं, तो ऐसे इसमें 2 खंडों में मेरा अपना जो योगदान है वो बहुत कम है। बाकी तो पूर्वजों ने जो श्रेष्ठ बातें बताई हैं, उन्हीं को रखने का प्रयास किया है संकलित स्वरूप में, कि जिससे लोगों को समझने की सुविधा हो। यह कुटुंब सुदृढ़ीकरण का भी पुस्तक लिखा है, तो यह कुटुंब में बताने की जरूरत थोड़ी होती थी, बाहर से किसी ने सिखाने की आवश्यकता थोड़ी होती थी। ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी, माँ ने अपनी बेटी को सिखाया, पिता ने अपने बेटे को सिखाया, इस प्रकार से चला आता था। इसके लिए इस प्रकार का साहित्य बहुत कम उपलब्ध है, लेकिन ऐसे साहित्य के निर्माण की शुरुआत तो हो गई है। पुनरुत्थान हाँ विद्यापीठ ने भी कुछ साहित्य ऐसा निर्माण किया है कि जो ऐसे शास्त्रीय आधार लेकर लेकिन लोगों को समझ में आ सके, इस प्रकार का कुछ साहित्य पुनरुत्थान विद्यापीठ ने भी निर्माण किया है। और कौन भी सी कुछ पुस्तकें हैं। 19वीं सदी के मध्य काल में भी कुछ पुस्तक ऐसे लिखे गए हैं कि जो जिनमें से काफी बातें ग्रहण करने योग्य हैं। जैसे एक पुस्तक है महादेव गोविंद जोशी की, मराठी में लिखी थी उन्होंने। उसका शीर्षक है हिंदूंचे समाजशास्त्र। अब ये हिंदुओं का समाजशास्त्र ऐसा उन्होंने लिखा है। यह 1930-35 के काल की बात कर रहा हूं मैं, उस समय का लिखा हुआ है। तो ऐसा कुछ साहित्य तो है कि जिसमें से कुछ सूत्र हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वर्तमान काल को ध्यान में रखकर, वर्तमान की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ऐसे साहित्य का बड़े पैमाने पर निर्माण होने की आवश्यकता है। मेरा तो आप सबसे जो ये सब सुन रहे हैं, उन सबसे अनुरोध है, उनमें से जो विशेष रूप से जो अध्ययन कर सकते हैं, ऐसे लोगों से विशेष अनुरोध है कि यह जो केवल दिलीप केरकर एक ही ऐसी कोई व्याख्यान माला चला रहा है, ऐसी 10 जगह पर व्याख्यान माला चले। ऐसे सुनने वाले हजारों की संख्या में हो। अब मैं तो ये देख रहा हूं कि मेरी तपस्या भी तो कम है, मेरी तपस्या भी मुझे बढ़ानी है। तो मैं तो इससे सीखता रहता हूँ कि कुछ और अच्छी तरह से मैं लोगों के सामने प्रस्तुत हो सकूं। देखो, शुरू में है जब व्याख्यान माला शुरू हुई थी, तो हमारी संख्या 100 से ऊपर हुआ करती थी। अब यह घटते हुए 50 से नीचे आ गई है। अब इसके लिए मैं और किसी को दोष नहीं देता, मेरा दोष है कि मैंने मेरा सामर्थ्य बढ़ाया नहीं है। मैंने मेरा विचार करने का ढंग और सुधारने की आवश्यकता है। इस प्रकार से हम सब यदि विचार करने लग जाए कि मैं अपने को श्रेष्ठ बनाने की दृष्टि से इन सब बातों को समझने का प्रयास करूंगा और आगे जाकर समझने के बाद इसका लेखन भी करूंगा, तो नहीं सर, बहुत बड़ा योगदान कहा जाएगा ये। सर आपका तपश्चर्या तो बहुत है, ये हमारी ही कमी है कि सही में इतना अच्छा हम सुनने के लिए वक्त नहीं निकालते और या टाइम पे मतलब वो नहीं करते।
वो हमारी कमी है सर, हम पहुंचा नहीं सकते बहुत लोगों तक, वो आपकी तपश्चर्या कुछ कम नहीं है। नहीं, ये तो आप कहती हैं, वो तो इसे मैं स्तुति कहता हूँ। नहीं नहीं, बहुत सही में सर, आपका तो बहुत बहुत देखो, अच्छा है मतलब। देखिए, मैं इसको वस्तुनिष्ठ रूप से देखता हूँ। मैं अपने लिए विचार करता हूँ तो इसको वस्तुनिष्ठ रूप में विचार करता हूँ। यदि सुनने वालों की संख्या घटकर आधे से कम हो गई है, तो मेरे लिए चिंतन, चिंता और कुछ करने का विषय बनता है। आगे चलिए, अगला प्रश्न। अगर किसी को कोई सवाल है तो कृपया हैंड रेज कीजिएगा। नहीं है। आज के सत्र में हम यही रुकते हैं। श्लोक से हम समारोह करेंगे। अगले हफ्ते 1 सितंबर को फिर मिलेंगे सुबह 7:30 बजे। ओम सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्ते।